चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो बीएससी सेमेस्टर 6 मैथमेटिक्स ऑनर्स का डीएससी 3 है और बीबीएलके यूनिवर्सिटी से ये बात हो रही है। तो हम लोग का कहना है कि इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन में एक लेक्चर ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं और यूट्यूब में हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम लोग दूसरा जो लेक्चर नंबर 2 है उसका हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले स्टूडेंट को समझने के लिए कि स्टूडेंट कैसे ऑनलाइन क्लास को मतलब जो यूट्यूब में अपलोड हो रहा है वो अच्छी तरह से समझ पाए, ताकि उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन में ज्यादा का डिफरेंस न लगे उसको। तो उसके लिए एक दिमाग लगाएं कि स्टूडेंट को जब भी आज का क्लास होगा तो पिछले क्लास को रिमाइंडर कराना ही पड़ेगा। आप रिमाइंड नहीं करते, रिकॉल नहीं करते हैं तो फिर स्टूडेंट क्या होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड या ऐसा सेंटेंस का यूज होता है या ऐसा थ्योरम का नाम का यूज होता है जो पिछले लेक्चर में यूज हुआ है, तो स्टूडेंट फिर कहता है कि सर ये कहां से आया, क्या हुआ। इसीलिए स्टूडेंट को पहले रिकॉल कराते हैं और हम तो केवल रिकॉल कराएंगे नाम से। आप उसका पूरा स्टेटमेंट को आप खुद घर में जाके पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही सेकेंड लेक्चर के बारे में पढ़िए, पहले आप फर्स्ट को। तो चलिए हम समरी ऑफ लेक्चर 1 का क्या क्या हम लोग समरी था जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। एक पोलिनोमियल को डिफाइन करें। पोलिनोमियल उसमें कोएफिशिएंट था, पोलिनोमियल कब रियल होता है कब इमेजिनरी होता है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि जीरो पोलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, डिग्री आपको डिफाइन किया। ये सब हमेशा माइंड में रखना होगा। यदि आप डिग्री नहीं जानते हैं तो आप सेकंड वीडियो को मत देखिए, आप सेकंड वीडियो को मत देखिए, आप पहले पहला वाला वीडियो देखिए तब आप सेकंड में आइए। फिर है इक्वलिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, फिर है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। देखिए अभी हम लोग एक जो थ्योरम उसमें तो डिग्री का यूज होगा, इक्वलिटी का भी जो कंडीशन था उसका यूज होगा, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट ये मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इक्वेशन क्या है, रूट ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, फिर डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है, डिवीजन एल्गोरिथम का भी यूज होगा। फिर हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम था, एक फैक्टर थ्योरम था। ये आपका फैक्टर थ्योरम का भी स्टेटमेंट को याद कीजिएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सारी चीज यदि नहीं पढ़ते हैं तो आपको अभी जो हम लोग थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं उस थ्योरम में आपको समझ में नहीं आएगा। अभी जो हम लोग थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग अभी जस्ट बताते हैं। तो चलिए अभी हम लोग लेक्चर 1 में जो समरी था वो जो हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग जानकारी ली। अब हम लोग एक थ्योरम्स पे आते हैं। तो सबसे पहले एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इसका केवल हमको स्टेटमेंट का ही जरूरत है, स्टेटमेंट। और इसका प्रूफ जो है आपको इसके आगे क्लास मतलब जैसे कहें तो पीजी में इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ से आपको अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका स्टेटमेंट से मतलब है कि क्या कह रहा है उसे आप जानकारी लीजिए। तो एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन fx इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट, रियल और इमेजिनरी। मतलब एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन fx हैज एटलीस्ट वन रूट, रियल और इमेजिनरी। मतलब जो पोलिनोमियल होता है उसके पास कम से कम एक रूट होता है, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो। तो चलिए अब हम लोग सीधे क्या चलते हैं कि जो भी इसको समझ गए ना कि फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशंस लीजिएगा उसका जो रूट होगा कम से कम एक रूट जरूर होगा, कोई पोलिनोमियल इक्वेशन, समझे ना। तो हम लोग चलते हैं इसके आगे। यहां लिख देना चाहिए, थोड़ा हमको भी डाउट लग रहा है कि एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन fx और इसका डिग्री ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन fx इक्वल टू 0 of degree greater than 0 has at least one root
मतलब जितना पॉलिनोमियल इक्वेशन है 0 डिग्री से ज्यादा का, उसके पास कम से कम एक रियल रूट होगा, सॉरी एक रूट होगा, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो। यही कहना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का। यदि आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को नहीं समझे हैं तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप इस स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन यदि 0 डिग्री से ज्यादा के हो, कोई पॉलिनोमियल 0 डिग्री के से ज्यादा डिग्री का हो, तो कम से कम उसके पास एक रूट जरूर होगा। ये फंडामेंटल थ्योरम का कहना है। अब हम लोग आते हैं थ्योरम, एक दूसरा थ्योरम, वो एक अलग हो गया, वो केवल स्टेटमेंट। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, मतलब उसको स्टेट करें क्या है, तो वो आपको स्टेटमेंट लिखना है। चलिए स्टेटमेंट के बाद सीधे हम लोग एक नया थ्योरम पे आते हैं जो हम लोग एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और आना ही है, आता ही है। तो बोल रहा है कि एवरी इक्वेशन fx इक्वल टू 0 ऑफ डिग्री n, जितना भी इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन और डिग्री n का, हैज n रूट्स एंड नो मोर, मतलब जितना डिग्री का वो इक्वेशंस होगा उतना ही उसमें रूट होगा, ना ही उससे ज्यादा होगा, उसमें उससे ज्यादा रूट्स नहीं होगा। ध्यान दीजिए फिर क्या बोले, ये थ्योरम हम लोग को बहुत बार पूछा गया है और पूछता भी है। फिर से ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि जितना भी पॉलिनोमियल होगा n डिग्री का, उसके पास कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे और उससे ज्यादा रूट्स नहीं होंगे। तो रूट्स तो आप लोग जानते ही हैं, जो फंक्शन को, सॉरी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा x के बदले रख के, वही उसका रूट्स होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखे हुए हैं उसको हम लोग बनाते हैं। क्या लिखे हुए हैं कि लेट द गिवन इक्वेशन बी fx इक्वल टू इतना। ये एक इक्वेशन है, ये क्या है, एक इक्वेशन है, और जहां a नॉट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो 0 होगा तो फिर इसका n डिग्री नहीं कहलाएगा, इसीलिए उसको दे दिए कि ये डिग्री, ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है वो कितना डिग्री का है, n डिग्री का, क्योंकि x का पावर में ऑलरेडी n लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद हम लोग यहां लिखते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये जो अलजेब्रा का फंडामेंटल थ्योरम है, fx इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट हैज ए रूट, मतलब इसके पास एक रूट होगा, चाहे रियल होगा चाहे इमेजिनरी होगा। तो लेट इट बी अल्फा 1, मतलब माने कि यह अल्फा 1 है, वो कितना है, अल्फा 1 है। तो हम लोग मान लिए कि इसका एक रूट अल्फा 1 है। तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या कहा था कि यदि अल्फा उसका रूट होगा तो x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा, यही कहा था। आप फैक्टर थ्योरम को जाइए समझिए और फिर इसको देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो कह रहा है कि fx इक्वल टू x माइनस अल्फा, क्या हो रहा है कि बाय फैक्टर थ्योरम के x माइनस अल्फा 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। अब फैक्टर होता है तो उसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, क्योंकि इसके रिमाइंडर नहीं बचता है, फैक्टर है तो कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो वेयर f1x इज ए क्वोशेंट, f1x जो यहां पर लिखा हुआ है वो क्या है, एक क्वोशेंट है, क्वोशेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। आपको बताए थे कि ये g और ये q हम लोग ऐसे जनरल फॉर्म में लेते हैं, आपको पता होगा। यहां पर हम बताते हैं कि ये जो fx है, ये यदि ये gx और यहाँ qx और प्लस rx, तो आपको पता होता है कि qx का डिग्री क्या होता है, fx माइनस gx। तो fx का डिग्री यहाँ पर कितना है, n, और gx मेरा ये है, तो इसका डिग्री कितना है, 1। तो इसमें यदि 1 घटा तो n माइनस 1 हो जाएगा, तो n माइनस ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, कौन, f1x। तो अब चलिए कि अगेन f1x इक्वल टू 0 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, कितना डिग्री का होगा, यदि f1x एक पॉलिनोमियल है उसको हम इक्वेशन खुद से बनाएं, इसको यदि इक्वेशन बना दिए तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री n-1 होगा। Therefore it has a root अल्फा 2, क्योंकि फिर वही कहां से, यही जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, क्योंकि ये भी एक उसी तरह का पॉलिनोमियल है तो इसके पास भी एक रूट होगा। तो उसको हम क्या मान लिए कि इट हैज अ रूट अल्फा 2 से, मतलब मान लिए कि अल्फा 2 है। तो therefore x माइनस अल्फा 2 इज ए फैक्टर ऑफ f1, मतलब x माइनस अल्फा 2 क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि इसका रूट हम माने अल्फा 2 को, यहां लिख दिया बाय फैक्टर थ्योरम। तो therefore f1 को फिर हम लोग सजा के इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 माने। अब हम लोग क्या किए कि f2 जो है, f2 यहाँ पर जो है वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा जो इस दोनों के डिफरेंस जितना आएगा उतना डिग्री का होगा, मतलब ये n-1 का और ये 1 डिग्री का। तो n-1 और 1 में जो डिफरेंस होगा वो n-2 का डिफरेंस होगा।
तो वेयर f2x इज क्वोशिएंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-2। समझे ना? तो अब therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है यहां पर है, इसमें हम लोग और 2 में दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं, तो fx इक्वल टू है x माइनस अल्फा 1 इनटू f1x। तो f1x को जब फिर इसको हम रिप्लेस करते हैं तो मेरा ये बनता है। ये एकदम ध्यान से देखिए। अब कंटिन्यू दिस प्रोसेस अप टू n स्टेज, मतलब इस तरह अब हम लोग करेंगे कि f2 जो है f2x वो भी एक पॉलिनोमियल है, कितना डिग्री का? n-2 डिग्री का। n-2 डिग्री का है तो फिर उसको इक्वेशन बनाएंगे तो उसका भी कोई रूट होगा बाय फंडामेंटल थ्योरम। अब उसका भी जब कोई रूट होगा तो उसका भी एक रूट को अल्फा 3 मान लेंगे, और अल्फा 3 यदि उसका रूट होगा तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा? x माइनस अल्फा 3 उसका एक फैक्टर होगा। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे कितना स्टेप तक? n स्टेप तक। तो वी शैल गेट, हम लोग को मिलेगा क्या मिलेगा? जैसे हम लोग 2 स्टेप किए तो x माइनस अल्फा 1 और x माइनस अल्फा 2 और f2 मिला। उसी तरह जब n स्टेप तक करेंगे तो x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फा n, और लास्ट में क्या मिलेगा? जैसे यहाँ देखो कि अल्फा 2 तो f2 मिला, तो अल्फा n मिलेगा तो fn। 2 स्टेप में अल्फा 2 मिला तो n स्टेप में अल्फा n मिलेगा। समझिए, 2 स्टेप में अल्फा 2 मिला तो n स्टेप में अल्फा n मिलेगा, और अल्फा 2 है तो उसके साथ में कौन है? f2 है। तो यदि अल्फा n रहेगा तो उसके साथ क्या रहेगा? fn रहेगा। और फिर देखिए कि where fnx is a polynomial of degree n-n। बोलोगे सर fn को n-n क्यों लिए? f2 को हम लोग कितना लिए? f2 कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है? यहाँ पर लिखा होगा f2 is a quotient polynomial of degree n-2। मतलब n तो है और फंक्शन 2 है इसलिए 2 माइनस हुआ। फंक्शन 1 था f1 था तो वो कितना माइनस हुआ? 1 माइनस हुआ। तो फंक्शन n होगा तो उस माइनस होते होते क्या हो जाएगा? n-n हो जाएगा, और n-n मतलब क्या होता है? 0। दैट इज 0। मतलब fn जो है वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। fn जो है क्या डिग्री का पॉलिनोमियल है? 0 डिग्री का। तो लिख देते हैं therefore fnx क्या है? इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और क्यों? 0 डिग्री का पॉलिनोमियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो लेट fnx इक्वल टू k, हम मान लेते हैं कि ये k है। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं थ्योरम को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 तो 3 में जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरा ऐसा दिखेगा fx इक्वल्स टू x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फा n। और यहां पर जो fnx है, यहां पर जो fnx है उसको हम लोग k माने हैं, तो आप यहां पर लिखें k, चाहे आप पहले में ही k लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कि fx का जो वैल्यू है वो कितना है, तो therefore a नॉट x का पावर n प्लस यहां पर a1 x का पावर n माइनस 1 प्लस a2 x का पावर n माइनस 2 और डॉट 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 an, और इक्वल्स टू आरएचएस में हम लोग लिख चुके हैं k x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फा n। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं x का पावर n का कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि दो पॉलिनोमियल का इक्वलिटी जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें दिया गया था कि दो पॉलिनोमियल तभी इक्वल होता है जब दोनों का ऑल bi इसमें लिखे थे ai इक्वल टू bi, दोनों का इक्वल होगा। तो जब भी आप देख रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई क्या हुआ है, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो x स्क्वायर आएगा और समथिंग आएगा, फिर इस तरह 3 को करेंगे, इस सबको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k जो है केवल मल्टीप्लाई में आएगा क्या? x का पावर n का। तो देयरफॉर हमको मिलेगा इधर a नॉट उधर मिलेगा k, तो आपका मिल गया। तो इक्वल टू हम लोग k a नॉट इक्वल टू k इंप्लाइज k इक्वल्स टू a नॉट, और k हम लोग किसको मान चुके हैं? k मतलब fnx क्या आया है? a नॉट।
ए नॉट। इतना तो समझे। अब चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 3, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 fx को अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फा n, और उसको तो k मान चुके हैं, k जो a नॉट के इक्वल आया, तो सॉरी हम यहाँ जगह नहीं छोड़े थे, तो यहाँ हम a नॉट लिख देते हैं। चलिए तो ये मेरा a नॉट आ गया, क्या आ गया a नॉट, तो fx को इतना आ रहा है। अब इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं इक्वेशन 4, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि since if we substitute alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n for x, then fx becomes 0. Therefore alpha 1 comma alpha 2 comma alpha 3 dot 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 alpha n all are roots of fx equal to 0। मतलब कि हम लोग यदि we substitute if we substitute alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n for x, मतलब x के बदले हम यदि ये सब सब्स्टिट्यूट करते हैं then fx becomes 0, तब fx क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो therefore alpha 1 alpha 2 alpha 3 dot 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 alpha n all are क्या है, all are roots of fx equal to 0, क्योंकि 0 बना दे रहा तो ये सब रूट्स होगा। अब ये यदि रूट्स है तो लिख देंगे, तो therefore fx has n roots, fx has n roots, मतलब यहां से कंफर्म हो गया कि fx के पास n रूट्स होगा। अब इसके पास इससे ज्यादा नहीं होगा, इसका क्या गारंटी? हाँ, पहला कंडीशन तो हम लोग प्रूव कर दिए कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो n डिग्री का है उसके पास n रूट्स होगा, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इसका और एक रूट नहीं होगा, इसका क्या प्रूफ है उसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए सब अच्छा से लिख लीजिए, है ना। तो अब हम लोग आते हैं चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि नाउ if possible let there is one more roots, if possible let there is one more root and it be अल्फा, और ये अल्फा है। तो therefore by फैक्टर थ्योरम fx अब इस प्रकार होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि fx के पास n रूट्स है, और हम लोग मान लेते हैं कि उस सब को छोड़ के एक और रूट्स है, तो और एक रूट्स होगा, तो हम लोग फैक्टर थ्योरम कहता है कि उसका जितना रूट्स होगा, तो जैसे 1 रूट है तो x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा, 2 रूट्स है तो x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा। तो बाय फैक्टर थ्योरम fx इक्वल टू ये होगा। देखिए सबसे पहले तो आपका यहाँ a नॉट लिखाएगा, ये आप इक्वेशन 4 को लिख सकते हैं a नॉट, फिर यहाँ लिखाएगा x माइनस अल्फा, फिर x माइनस अल्फा 1, ये x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फा n। याद रखिए कि यहां से यहां तक तो पहले का है और ये और एक है, तो हम लोग मान लेते हैं इतना है। तो अब चलिए कि ये जो है इसका लेफ्ट fx जो है, fx हम लोग जो माने थे स्टार्टिंग में वो क्या था, इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं, है ना। और वो क्या था, तो देखिए थे a नॉट x का पावर n, तो वो जो स्टार्टिंग में माने थे वो fx है।
तो यहां लिखेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 5 हैज डिग्री n but right hand side of 5 has डिग्री n plus 1। तो आपको हम क्या बताए थे कि कोई भी दो पॉलिनोमियल इक्वल होगा तो उसका लेफ्ट साइड में जितना डिग्री होगा राइट साइड में भी उसका उतना ही डिग्री होगा। तो बट राइट हैंड साइड ऑफ 5 हैज डिग्री n प्लस, और उसका क्या है n, तो विच इज नॉट पॉसिबल, लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल। तो therefore it contradict our supposition, therefore fx equal to 0 has no more roots, thus fx equal to 0 has and roots and no more root। तो ध्यान से देखिए और समझिए, ये थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन आता है एग्जाम में कि कोई भी n डिग्री का जो इक्वेशन होगा उसके पास n रूट होगा और उससे ज्यादा रूट नहीं होगा। यह आप प्रूव करके दिखाइए। तो इसे बहुत अच्छा से लिखिए, समझिए, और नहीं समझ में आया तो पूछिए, लेकिन समझिए जरूर। चलिए पहले तो चलिए अभी जैसे एक थ्योरम को हम लोग कंप्लीट किए, उसके बाद ये अगला थ्योरम है लेक्चर 2 का। तो थ्योरम क्या कर रहा है कि इन एन इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट सारे रियल होने चाहिए, इमेजिनरी रूट्स ऑकर इन कंजुगेट पेयर, मतलब कोई भी इक्वेशन होगा तो उसका जो कॉम्प्लेक्स रूट होगा वो हमेशा कंजुगेट पेयर में ही आएगा। मतलब वो कभी भी एक नहीं, कंजुगेट तो आप लोग शायद कॉम्प्लेक्स नंबर का जानते ही होंगे, तो वो जब भी आएगा वो पेयर में आएगा, तो आपको हम बताते हैं कि जैसे कि 2 + 3i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या इमेजिनरी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। तो ये 2 - 3i इसका कंजुगेट हो गया। तो जब भी किसी भी इक्वेशन का रूट जो होगा तो 2 + 3i होगा, तो 2 - 3i भी ऑटोमेटिक होगा। समझे ना, ये दोनों जब भी आएगा ये दोनों एक साथ आएगा। किसी भी इक्वेशन में केवल ये रूट आएगा ऐसा संभव नहीं है। तो हम लोग अभी जानने जा रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन होगा तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स रूट होगा वो हमेशा कंजुगेट पेयर में ही आएंगे। किस में आएंगे? कंजुगेट पेयर में ही आएंगे। तो ये हम लोग प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए कि तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखे हैं कि लेट अल्फा प्लस आई बीटा बी द रूट ऑफ इक्वेशन fx इक्वल टू 0। मतलब हम मानते हैं कि अल्फा प्लस आई बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू 0। तो fx इक्वल टू 0 इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, जिसका रूट हम लोग को मान लिए हैं कि अल्फा प्लस आई बीटा है, मतलब उसका एक कॉम्प्लेक्स रूट है ऑलरेडी। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट अल्फा माइनस आई बीटा इज आल्सो ए रूट ऑफ fx इक्वल टू 0। मतलब जब वो होगा तो ये भी होगा, ये हमको प्रूव करना है। इसका मतलब जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रूट होगा तो उसका कंजुगेट भी उसका रूट होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट fx इक्वल टू जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उतना इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए कि fx एक पॉलिनोमियल है जिसमें n डिग्री का है, where a0 a1 a2 डॉट डॉट an ऑल आर रियल नंबर। तो ये सब रियल रहेंगे तब ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। रियल कोफिशिएंट क्या बोले आपको? रियल कोफिशिएंट यदि रहेगा तो अभी हम लोग का ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, वरना सेटिस्फाई नहीं होगा। ध्यान सुनिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हम लोग लेंगे तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होगा उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का सारा कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, वरना कंडीशन सेटिस्फाई हो भी सकता है नहीं भी, उसमें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें एकदम जरूरी है। तो ये क्या कहा है कि लेट fx इक्वल टू इतना, ये ऑल रियल नंबर है,
अब हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड द पॉलिनोमियल एफएक्स, एफएक्स एक जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं बाय द प्रोडक्ट। ये भी क्या है, दो ये दोनों का प्रोडक्ट यदि करेंगे तो भी एक पॉलिनोमियल आएगा, भले उसके कोएफिशिएंट रियल नहीं होंगे लेकिन ये इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। तो दो पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां कर लेते हैं कि लेट फाई एक्स, सॉरी फाई नहीं है, लेट क्यू एक्स बी द क्वोशेंट। मान लेते हैं कि क्यू एक्स इसका क्वोशेंट है, जब इसको इससे डिवाइड देते हैं तो ये क्वोशेंट है, एंड रिमाइंडर इफ एनी, यदि कोई रिमाइंडर होगा विल बी एट मोस्ट ऑफ डिग्री 1, और जो भी इसका रिमाइंडर होगा तो वो 1 डिग्री का होगा या तो फिर कांस्टेंट होगा, समझे ना। तो आपको हम बता रहे हैं कि यहां पर कि विल बी एट मोस्ट ऑफ, तो कांस्टेंट को भी आपको हम बता रहे हैं कि वो 1 डिग्री का क्यों होगा, क्योंकि इसका जो डिवीजर है, डिवीजर कितना है, 2nd डिग्री का है। तो आपको हम बताए थे कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवीजर्स के डिग्री से कम होता है, डिवीजर का जो डिग्री होता है उसका डिग्री से कम होता है। इसका कितना डिग्री है, 2nd डिग्री का होगा, तो 2nd डिग्री से कम क्या होता है, 2 डिग्री या तो फिर, सॉरी 2nd डिग्री से कम 1 डिग्री या तो फिर 0 डिग्री। तो इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा या तो 1 डिग्री का होगा या तो 0 डिग्री का होगा। तो 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट और 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री मतलब होता है कि कोई लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग मान लेते हैं लेट Rx प्लस R' बी द रिमाइंडर। बोलोगे सर यही क्यों माने, 0 डिग्री क्यों नहीं माने 1 डिग्री? तो 0 डिग्री रहेगा तो मतलब 0 डिग्री रहेगा तो R' कुछ ना कुछ आएगा, R' का मान 5 आ गया और ये कैपिटल R 0 आ गया, तो कैपिटल R 0 आ जाएगा तो R' ये कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इसमें आप दोनों के कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट लेने से बस केवल आपका 0 डिग्री का ही सेटिस्फाई होगा, 1 डिग्री का सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसलिए जनरलाइज्ड फॉर्म में हम रिमाइंडर को एक लीनियर इक्वेशन Rx प्लस R' मानेंगे बी द रिमाइंडर। तो देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता था कि fx को हम लोग किससे डिवाइड दे रहे हैं, ये मेरे लिए gx है, तो gx into qx इक्वल टू रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, Rx प्लस R', इसको इक्वेशन 2 मान ले। अब हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू, क्या पुट करते हैं, अल्फा प्लस आई बीटा इन इक्वेशन 2। यहां पर जहां जहां x नजर आ रहा है, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां हम लोग क्या पुट करने जा रहे हैं, अल्फा प्लस आई बीटा। तो लेफ्ट साइड में fx है तो वो बन जाएगा f अल्फा प्लस आई बीटा, और RHS में देखिए जैसे x की जगह अल्फा प्लस आई बीटा रखेंगे तो ये हट जाएगा, कट जाएगा और वो 0 बन जाएगा। तो इसलिए इस पूरा टर्म को हम लोग 0 लिखे, इस पूरा टर्म को क्या लिखे, 0 लिखे। अब RHS में क्या है, Rx, तो R और x का वैल्यू हो गया प्लस R' लिख दिए। अब देखिए कि सिंस अल्फा प्लस आई बीटा इज द रूट ऑफ fx इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में ही मान चुके हैं कि अल्फा प्लस आई बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, तो सिंस इतना ये रूट है तो देयरफॉर जब वो x की जगह रखाएगा तो वो 0 आंसर देगा। रूट का यही खूबी है कि कोई रूट होगा तो वो RHS की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इतना इक्वल टू 0 आया, तो देयरफॉर ये मेरा 0 बन जाएगा और ये तो 0 ही है, तो ये केवल हम सिंपलीफाई करके लिखे हुए। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो r अल्फा, इसको इससे किए तो i r बीटा, और लास्ट में क्या है, R' है। तो ये देखिए ये भी रियल, इसमें i है तो इसको एक साथ और i वाला को एक साथ। तो 0 को हम कैसे दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूप 0 प्लस i इंटू 0। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो इसका रियल पार्ट्स ये है, इमेजिनरी पार्ट्स ये है। अब आप बताइए कि x और y दोनों का गुना यदि 0 है तो यदि y 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी हुआ जब x 0 होगा। मतलब पहले तो कंडीशन है कि दोनों में से कोई एक 0 होगा। अब यदि कंपलसरी कि 0 हो ही नहीं सकता तो पक्का है कि वो x के कारण ही 0 बना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि r बीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ r इक्वल टू 0 लिख दिए, चूंकि कि अल्फा प्लस आई बीटा बिकम्स रियल इफ बीटा इक्वल टू 0। यदि हम लोग यहाँ पर बीटा को 0 मान के चलते हैं तो ये फिर हमारा इमेजिनरी रूट्स का कोई बात ही नहीं होता। तो ये इमेजिनरी रूट्स होने के लिए बीटा का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर होना बहुत जरूरी है। याद रखना कि बीटा का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी बीटा का वैल्यू एक नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए। बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए। तो लिख दिया देयरफॉर बीटा नॉट इक्वल टू 0। तो बीटा 0 नहीं होगा तो यह कंपलसरी है कि इस प्रोडक्ट को 0 बनाने के लिए r को 0 बनना पड़ेगा। तो यहां से r 0 बन गया तो देयरफॉर r 0 बन गया तो r का वैल्यू 0 रखते हैं, हमारा r' इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर r प्लस r' इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 में देख रहे हैं कि r और r' दोनों 0 आ गया। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे और इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, चलिए
हम लोग जो आया है लास्ट में उसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको इरेज करते हैं, आप लिख लीजिएगा। चलिए तो ये क्या हो रहा है कि जिससे दिख रहा है this saw that x minus alpha minus I beta is also a factor of fx. तो therefore alpha minus I beta is a root of fx equal to 0। मतलब आपको फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि जो उसका फैक्टर है, यदि x माइनस 2 उसका फैक्टर है तो 2 एक उसका रूट होगा, तो ये आपका हो गया कि ये रूट है, तो बस थ्योरम प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये रहा मेरा दूसरा थ्योरम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरह का थ्योरम से, इसको पहले आप अच्छा से लिख लीजिए। तो चलिए अभी जैसे हम लोग थ्योरम एक बनाए उसी थ्योरम के जैसा सेम टू सेम उसको रिवीजन करेगा, तो इसका रिवीजन करने का कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा। तो ये थ्योरम कहता है कि इन एन इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट, उसमें क्या था रियल कोफिशिएंट, इसमें क्या है रेशनल कोफिशिएंट, क्योंकि उसमें रियल था क्योंकि उसको कॉम्प्लेक्स से मतलब था, इसमें रेशनल है क्योंकि इसको इरेशनल से मतलब है। तो यहां पर याद रखिए कि इन एन इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट, यदि कोई रेशनल कोफिशिएंट हो मतलब इरेशनल ना हो, तब क्या कहता है कोफिशिएंट इरेशनल रूट्स ऑकर इन कंजुगेट पेयर। तो यदि उसका कोई भी रूट इरेशनल रहा तो वो रूट यदि इरेशनल रहा तो उसका जो आंसर होगा वो कंजुगेट पेयर में होगा। कंजुगेट पेयर मतलब वही बीच वाला साइन प्लस था तो माइनस हो जाएगा, जैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हुआ था। तो यहां पर इसको लोग प्रूफ कैसे करते हैं, लेट fx equal to 0 be given polynomial equation। मान लेते हैं कि ये गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन है whose coefficients are all rational number, जिसका कोफिशिएंट यहां पर रियल नंबर नहीं बोल रहे हम, वहां पर रियल बोले थे क्योंकि वहां पर कॉम्प्लेक्स का जरूरत था, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं रेशनल। ये सब लैंग्वेज में कंफर्म रहिएगा, कहीं पर रियल नहीं लिख दीजिएगा रेशनल की जगह, फिर ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग क्या दिए कि कोफिशिएंट जो होंगे वो रियल नहीं बल्कि रेशनल होंगे। रेशनल रियल बोलेंगे तो फिर उसमें इरेशनल भी शामिल हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहां पर रेशनल नंबर स्पेशल बोलेंगे। लेट fx equal to 0 be given polynomial equation whose coefficients are all rational number, जिसका कोफिशिएंट सब क्या है रेशनल नंबर है। और लेट अल्फा प्लस रूट बीटा बी रूट ऑफ fx, और ये यदि उसका ये एक रेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल, ये क्या है इरेशनल नंबर है। तो वेयर अल्फा बीटा आर रेशनल, जहां अल्फा और बीटा रेशनल है एंड बीटा ग्रेटर देन 0, बीटा को ग्रेटर देन 0 इस कंडीशन से लिया गया है क्योंकि बीटा पहली बात कि 0 नहीं हो सकता है, 0 हो जाएगा तो फिर ये रेशनल नंबर ही हो जाएगा, इरेशनल नहीं रहेगा। और दूसरा कंडीशन 0 से कम यदि लेते हैं तो 0 से कम लेंगे तो नेगेटिव होकर रूट के अंदर नेगेटिव होने से वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन जाएगा। तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 स्पेशल लिए हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अल्फा बीटा रेशनल है और बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड नॉट स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर, और वो जो नंबर है वो किसी रेशनल नंबर के स्क्वायर से नहीं बना हुआ, जैसे 4 जो है वो एक रेशनल नंबर 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर से बना हो तो कोई भी रेशनल नंबर का स्क्वायर, जैसे बीटा का वैल्यू 4 नहीं होगा क्योंकि 4 रहेगा तो फिर उसका रूट हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे, कोई भी रेशनल नंबर का स्क्वायर के रूप में रहेगा तो फिर उसका रूट आसानी से फाइंड हो जाता है, इसीलिए उसका उस फॉर्मेट में ये नहीं है बीटा, तभी नहीं कंडीशन होगा। तो देन वी हैव टू प्रूव, तो हमको प्रूव करना होगा कि इसका जो कंजुगेट होगा अल्फा माइनस रूट बीटा इज आल्सो रूट ऑफ इक्वेशन इतना, इसका ये भी रूट होगा, तब ना बोलेंगे कि जब कोई भी पोलिनोमियल होगा रेशनल कोएफिशिएंट वाला तो उसका जो रेशनल रूट्स होंगे वो कंजुगेट पेयर में होंगे, तो ये होने पर ये भी होना मस्ट होना चाहिए, ये भी होगा ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि नाउ वी डिवाइड, सेम टू सेम वही वाला कॉपी कर दिए हैं, नाउ वी डिवाइड fx बाय द प्रोडक्ट, इतना fx को हम इस प्रोडक्ट से डिवाइड करते हैं। तो लेट
QX be quotient and remainder if any, यदि कोई रिमाइंडर होगा तो will be at most of degree 1, और कोई भी होगा तो 1 डिग्री का ही होगा, क्योंकि इसका जो डिवीजन है, हाँ यहां पर हम लिख देते हैं कि since divisor is of सेकेंड डिग्री, डिवीजर जो है वो कितना डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का है, डिवीजर इज ऑफ सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री में है डिवीजर, तो पक्का है डिवीजर से रिमाइंडर का डिग्री कम होता है, तो सेकेंड डिग्री खुद है कौन, डिवीजर, तो रिमाइंडर होगा या तो 1 डिग्री का या तो फिर 0 डिग्री का। तो हम लोग यहां कर देते हैं कि लेट रिमाइंडर भी इतना। देखिए आपको हम बता दें कि जो हम रिमाइंडर माने हैं वो लीनियर इसलिए माने हैं क्योंकि लीनियर में यदि आर कैपिटल आर 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, मतलब 0 डिग्री का बन जाएगा। लेकिन यदि हम डायरेक्ट खाली आर मानते तो उसको फिर हम वो नहीं बना सकते थे, क्या, जो 1 डिग्री का हो सकता है, समझे ना, लीनियर नहीं बना सकते थे, इसीलिए इसको लीनियर ही माने। तो therefore by division algorithm, डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि fx को जब इससे डिवाइड देंगे तो उसके इनटू में qx आएगा और एक रिमाइंडर प्लस में आता है। ये था डिवीजन एल्गोरिथम, आप पढ़ चुके हैं, तो इसको इक्वेशन 1 मान लें। आप पुट किए हम लोग x इक्वल टू अल्फा प्लस रूट बीटा इन इक्वेशन 1, यहां पर पुट किए, वी गेट, हमको मिला, देखिए x के जगह हम लोग क्या रख दिए, अल्फा प्लस रूट बीटा, और इक्वल टू जब यहां पर हम लोग इस फर्स्ट टर्म में रखे हैं x की जगह अल्फा प्लस रूट बीटा, तो ये और ये कैंसिल हो गए, पूरा 0, मतलब फर्स्ट टर्म को पूरा 0 कर देगा, तो हम फर्स्ट टर्म 0 कर दिए, प्लस r जो रिमाइंडर का r है उसके गुना में x है, तो x जो क्या है अल्फा प्लस रूट बीटा और प्लस r'। तो हम लोग क्या किए कि सिंस अल्फा प्लस रूट बीटा बी द रूट ऑफ द fx, देखिए यहां पर हम लोग क्या माने हुए हैं, अल्फा प्लस रूट बीटा बी द रूट ऑफ fx इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x के जगह यदि हम अल्फा प्लस रूट बीटा को रखते हैं तो हमें 0 आंसर देगा, और ये 0 देगा, तो इस 0 का हम यहां पुट कर दिए, तो मेरा क्या बचा 0, RHS में ये, तो RHS को ही केवल लिखे क्योंकि लेफ्ट तो 0 था, तो लेफ्ट को हम लोग 0 रख दिए, RHS में जो था वो लिख दिए, मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं r इंटू अल्फा प्लस r इंटू रूट बीटा प्लस r'। अब इसमें क्या किए, रेशनल नंबर्स को एक साथ और इरेशनल को एक साथ, और जिस तरह का इक्वेटिंग होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का उसी तरह से इक्वेटिंग होता है इस तरह का रेशनल नंबर का, आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में था, तो रेशनल को रेशनल से इक्वेट किए, इरेशनल को इरेशनल से इक्वेट किए, और ये मेरा हमको इस तरह का 2 पार्ट दिया। तो यहाँ भी हम लोग को पता चला कि r और रूट बीटा 0 नहीं है क्योंकि बीटा का वैल्यू 0 नहीं लिया है और 0 से बढ़ा लिए हैं, तो ये RHS में चल जाएगा, तो r इक्वल टू 0 बचेगा, r 0 आ गया, तो r 0 जैसे ही रखे r' भी हम लोग को क्या मिला, 0 मिला, तो r और r' दोनों 0 आ गया, इसका मतलब इसका रिमाइंडर पूरी तरह से खत्म हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको करके रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि कहा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में आपको क्या मिल रहा है, fx इक्वल्स टू x माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा, फिर x माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा और qx, वो तो 0 हो गया, विच सो दैट, जो दिखाता है, which shows that, जो दिखाता है कि x माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा इज ए फैक्टर ऑफ fx इक्वल टू 0, therefore अल्फा माइनस रूट बीटा इज ए रूट ऑफ fx इक्वल टू 0। यहां पर लिख सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यही करना था। चलिए हंस प्रूव्ड, चलिए यही हम लोग का थ्योरम था, तो ये हम लोग का थ्योरम हो गया। अब इस थ्योरम में हम लोग क्या करेंगे इसके बाद हम लोग 2-3 नोट्स लिखते हैं, जिसमें नोट लिखेंगे जिसमें कुछ इसके अंदर छुपा हुआ चीज को बताएंगे, तो पहले आप इसे भी अच्छा से लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग ये सभी 2 थ्योरम जस्ट पढ़े, तो दोनों थ्योरम से रिलेटेड
टोटल तो 3 थ्योरम पढ़े हैं, तो 2 थ्योरम यहाँ पर रिलेटेड कुछ नोट हम लोग लिखे हुए हैं कि सिंस अल्फा प्लस आई बीटा, यदि अल्फा प्लस आई बीटा और बीटा नॉट जीरो इज ए रूट ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन fx इक्वल टू 0, मतलब ये यदि किसी पोलिनोमियल का रूट होता है विथ रियल कोएफिशिएंट, देन अल्फा माइनस आई बीटा इज आल्सो रूट ऑफ fx इक्वल टू 0। ये तो हम लोग अभी थ्योरम में प्रूव किए कि जब ये रूट होगा तो ये भी उसका रूट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ एनी इक्वेशन ऑलवेज बी इवन, मतलब जो हम लोग कहेंगे कि इस इक्वेशन में कितने कॉम्प्लेक्स रूट है, तो या तो 2 को बोलेंगे, या तो 4 को होगा, या तो 6 को होगा, या तो 8 को होगा, या तो 10 को होगा, कभी भी 9 को या 13 को या फिर 15 को कभी भी नहीं होगा। किसी भी इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स रूटों की संख्या हमेशा इवन नंबर ही होगी। क्या होगी? कॉम्प्लेक्स रूटों की संख्या हमेशा इवन नंबर ही होगी। अब आपको हम बता दिए हैं कि कोई भी इक्वेशन हो वो यदि ऑड डिग्री का हो, मतलब 3 डिग्री का है तो 3 रूट होगा। हम अभी जो पहला थ्योरम प्रूव किए वही किए। 50 डिग्री का होगा तो 50 रूट होगा उसका, तो वही कह रहे थे कि 10 एवरी ऑड डिग्री इक्वेशन, जितना भी इक्वेशन जो ऑड डिग्री का है हैव एटलीस्ट 1 रियल रूट। क्यों? क्योंकि मान लो उसमें कितनों भी हो जाए, मान लो 13 डिग्री का है, वो 13 डिग्री का है तो उसमें मान लो कि जितना सभी रूट कॉम्प्लेक्स आ रहा, तो कॉम्प्लेक्स हमेशा 2 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 8 को आता है, 10 को आता है, 12 को आएगा, या तो भाई 14 का आएगा। 14 का रूट तो पॉसिबल है नहीं, अब पॉसिबल है तो 12 को कॉम्प्लेक्स आया। अब 13 डिग्री का रहेगा तो 13 को तो रूट उसमें होना चाहिए, तो एक रूट जो होगा वो क्या होगा? रियल ही होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमेशा कंजुगेट पेयर में होते हैं। तो यही कंडीशन है आपका, और यही नोट 1 हम लिखाएं। नोट 1 इस सबको अच्छा से याद रखिएगा, हो सके तो एग्जाम में आपको बोल देगा कि आप प्रूव करें, कि यहां से बोल देगा कि एवरी ऑड डिग्री ऑफ इक्वेशन हैव एटलीस्ट 1 रियल रूट। ये प्रूव करना है तो आपको ये नहीं बल्कि आप ये प्रूव कर दें कि जितने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं वो पेयर में होते हैं। अब ये पेयर में होंगे तो लास्ट में कंडीशन को दोहरा दीजिएगा, बस ये दोहरा दीजिएगा। जो नोट लिखे लास्ट में लिख दीजिएगा, ये आपका थ्योरम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नोट में जाते हैं। जो नोट 2 है, क्या कह रहा है कि इफ द इरेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इज ऑफ द फॉर्म। हाँ, हम लोग अभी जो पढ़े थे उसमें केवल था अल्फा, अब इसमें अल्फा में भी रूट रहेगा, बीटा में भी रूट रहेगा, और दोनों जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब दोनों इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। तब ये यदि उसका रूट होगा तो ये भी उसका रूट होगा, ये भी उसका रूट होगा। मतलब एक बार अल्फा को हम लोग प्लस में रखें तो एक बार अल्फा प्लस रूट बीटा, एक बार अल्फा माइनस रूट बीटा, और फिर इसका एक बार माइनस लेंगे, इसका प्लस, एक बार इसका माइनस, इसका माइनस, दोनों का ये चारों वो होगा। मतलब वो होने से आप ये सब प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे प्रूफ किए उसको इक्वेटिंग करके सेम टू सेम। आप देखिए नोट 3 हो गया। क्या हो गया? नोट 3 क्या कहता है कि इफ 1 रूट ऑफ fx इक्वल टू 0 इज ऑफ द टाइप, यदि इस टाइप का होगा कि इसमें आधा रहेगा इरेशनल और आधा रहेगा कॉम्प्लेक्स, तो इरेशनल भी कहा कंजुगेट पेयर में और कॉम्प्लेक्स भी कहा कंजुगेट पेयर में, तो दोनों का 2 पेयर होगा, मतलब टोटल 4 रूट्स होंगे। एक ये खुद, एक वो इतना, इसका ही खुद का कंजुगेट, और एक बार अल्फा का माइनस आएगा प्लस आई बीटा, एक बार अल्फा का माइनस आई बीटा, और आल्सो रूट ऑफ द इक्वेशन इतना। तो ये सब सारे कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जो आपको नोट 1, नोट 2, नोट 3 में लिखा है। चलिए, थैंक यू।